बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इससे पहले आप इस कहानी की 49 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 50 मुलाहिजा फरमाएं। वो सब उछल पड़े थे। मोटरसाइकिल भी उसके ड्राइवर से बेकाबू हो गई थी। उसने मोटरसाइकिल को संभालना चाहा मगर कामयाब ना हो सका। मोटरसाइकिल का हैंडल मुड़ गया। ड्राइवर कलाबाजी खाकर दूर जा गिरा। पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी बुरी तरह चीखा था। उसकी एक टांग मोटरसाइकिल के नीचे दब गई थी। पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। उस गली में ज्यादातर वर्कशॉप थे। बेहतर वर्कशॉप अब भी खुले हुए थे और फायर की आवाज सुनकर सभी लोग चौंक गए थे। और जब दोनों मोटरसाइकिल सवार गिरे तो दो लड़के उन्हें उठाने के लिए उनकी तरफ लपके। उन्हें यह मालूम नहीं था कि गोली इन्हीं में से एक ने चलाई थी। वो गालबन यही समझे थे कि इनमें से किसी को गोली लगी थी। शारिक और नौलखा वगैरह एक लम्हे को सन्नाटे में आ गए, लेकिन नौलखा और गामे ने फौरन ही अपने आवाज संभाल लिए। वो दोनों मोटरसाइकिल की तरफ दौड़े। ड्राइवर ने उठकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन नौलखे ने छलांग लगा दी और उसे साथ लिए हुए सड़क पर ढेर हो गया। गामे ने दूसरे आदमी को चाप लिया। उसकी टांग मोटरसाइकिल के नीचे दबी हुई थी। गामे ने उस आदमी पर घूंसों और ठोकरों की बारिश कर दी। गली में कुछ लोग उनकी तरफ दौड़ पड़े। वो सूरत-ए-हाल को नहीं समझ सके थे। अक्सर लोग यही समझ रहे थे कि मोटरसाइकिल वालों पर गोली चलाई गई थी और गोली चलाने वाले वो लोग थे जो अब उन पर हमलावर हो रहे थे। लेकिन फिर गामे और नौलखे को पहचानते ही लोग पीछे हट गए। गामे ने मोटरसाइकिल को उठाकर दूसरी तरफ पलट दिया। उस शख्स के मुंह से चीख निकल गई। गामे ने उसे गिरेबान से पकड़कर उठाया और फिर उसकी धुनाई शुरू कर दी। नौलखा भी अपने शिकार पर टूट पड़ा था। समीना खौफजदा सी एक तरफ खड़ी थी। शारिक आगे बढ़ गया। उसने सड़क पर पड़ा हुआ पिस्तौल नाली की तरफ से उठा लिया और फिर नौलखा और गामा उन दोनों आदमियों को पीटते हुए इहाते में ले आए। अब बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, शारिक ने उस शख्स को घूरते हुए कहा जिसने गोली चलाई थी। मुझे अफसोस है कि तुम बच गए, वो शख्स बोला, लेकिन कब तक बचते रहोगे? तुमने गोली किसके कहने पर चलाई थी? शारिक ने पूछा। माजे गुजर के अलावा और कौन ऐसी हिम्मत कर सकता है कि तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे? उस शख्स ने जवाब दिया। हम दोनों बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश में थे। आज गामे और राजू को यहाँ देखा तो हमें यकीन हो गया कि तुम भी यहाँ जरूर आओगे। हम दोपहर से यहाँ तुम्हारे इंतजार में थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी कि बच गए। इसी दौरान 3-4 पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए। शायद किसी ने थाने में फायरिंग की इतला कर दी थी। उस पुलिस पार्टी का इंचार्ज एक नौजवान ASI था जो शारिक को अच्छी तरह जानता था। मुश्ताक साहब, शारिक ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, इनमें से किसी एक ने मुझे कत्ल करने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गया। ये है वो पिस्तौल। इन्हें तुम ले जाओ और जो चार्ज लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए और कम से कम आज की रात इनके पकड़े जाने की इतला थाने से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कौन है? ASI मुश्ताक ने पूछा। माजे गुजर के आदमी है, शारिक ने कहा, लेकिन ठहरो, इस तरह कुछ उलझन पैदा हो जाएगी। राजू को साथ ले जाओ और इसकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर लो। समझ गया शारिक साहब, ASI मुश्ताक ने कहा और अपने मातहतों को इशारा किया। पुलिस वाले उन दोनों को थप्पड़ और घूंसे मारते हुए थाने की तरफ ले गए। राजू भी उनके साथ जा रहा था। शारिक ने राजू को समझा दिया था कि थाने से फारिग होकर वो कोठी आ जाए। शारिक, समीना, नौलखा और गामे के साथ अपनी कोठी वापस आ गया। 11:30 बजे के लगभग राजू भी पहुंच गया। थानेदार ने उन दोनों को बंद कर दिया है और उनके खिलाफ पक्का पर्चा भी काट दिया है। राजू ने बताया। क्या चार्ज लगाया है? शारिक ने पूछा। कातलाना हमला, इकदाम कत्ल, इरादा कत्ल और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा है उस रिपोर्ट में, राजू ने जवाब दिया। ठीक है, शारिक कहते हुए नौलखे की तरफ देखने लगा। अब क्या प्रोग्राम है नौलखे? मैंने तो पहले ही कहा था कि अब माजे गुजर का हिसाब किताब कर देना चाहिए। डील देने का ये नतीजा निकला है, नौलखे ने कहा। चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, अब तो हमें यह भी पता चल गया है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। जरूरी तो नहीं कि वो आज रात को भी वहीं हो, शारिक ने कहा। पता कर लेंगे, नौलखे ने कहा। फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, मेरे वीर गामे, ये काम तो तुमने ही करना है। जाकर पता कर गामा गोगे पहलवान के अड्डे पर है कि नहीं। खुद आगे मत जाना, वरना वो तुम्हें कच्चा ही खा जाएगा। किसी और को भेज के पता करना और फिर टेलीफोन कर देना, हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। गामा फौरन उठ गया। कहीं से फोन मत करना गामे, खुद वापस आ जाना। ठीक है शारिक बाबू, मैं चलता हूँ। चलो, मैं तुम्हें अचरे मोड़ तक छोड़ दूं, वहां से टैक्सी ले लेना। तुम भी मेरे साथ चलो नौलखे, और हवेली के दरवाजे की चाबियां ले लेना। शारिक कहता हुआ उठ गया। वो तीनों गाड़ी पर बैठकर अचरा बोर्ड की तरफ रवाना हो गए। गामे को उन्होंने अचरे बोर्ड से एक टैक्सी में बिठा दिया और शारिक ने गाड़ी का रुख मुल्तान की तरफ मोड़ दिया। तकरीबन 40 मिनट बाद वो हवेली पहुंच गए। नौलखे ने हवेली का वो अंदरूनी कमरा खोल लिया जहां असला रखा हुआ था। उसने 4 पिस्तौल निकालकर चेक किए, उनमें मैगजीन फिट किए, एक फादल मैगजीन ले लिया और कमरे से बाहर आकर दरवाजे को ताला लगा दिया। शारिक हवेली के गेट के बाहर एक गाड़ी में बैठा इंतजार करता रहा। नौलखे ने हवेली का जेली दरवाजा बंद कर दिया और कार में बैठ गया। उसके फौरन ही बाद शारिक कार को हरकत में ले आया।
नौलखे ने वो चारों पिस्तौल सीट के नीचे छुपा दिए। इस मर्तबा उन्हें वापस कोठी पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। 1:30 बजे के करीब गामा वापस आ गया। हाँ भाई, क्या खबर है? नौलखे ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। वो गोगे पहलवान के डेरे पर ही है, लेकिन एक और खबर भी है, गामे ने कहा। आज दोपहर के बाद पुलिस ने फीके को गोगे पहलवान के अखाड़े से पकड़ लिया था। उस वक्त माजा गुज्जर वहां नहीं था, लेकिन 9:30 बजे के करीब वो फीके को थाने से छुड़ा कर ले गया। कोई बात नहीं, नौलखा बोला। इस मर्तबा हम फीके का ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि माजे गुज्जर का बाप भी उसे छुड़ा नहीं सकेगा। बहरहाल ये बताओ कि गोगे के अखाड़े में कितने आदमी हैं? माजा गुज्जर, उसके 3 आदमी और गोगा पहलवान, इस तरह कुल 5 बनते हैं, गामे ने जवाब दिया। क्या ख्याल है शारिक बाबू? नौलखे ने शारिक की तरफ देखा। चलो, मैं तैयार हूँ, शारिक ने जवाब दिया। जाने से पहले एक कप चाय पी लें, मैं अपने हाथ से बना कर लाता हूँ। नौलखा कहते हुए अपनी जगह से उठकर किचन की तरफ चला गया। चाय पीने के बाद वो तकरीबन 2:30 बजे कोठी से निकले। समीना इस वक्त अपने कमरे में आराम कर रही थी। शारिक ने उसे जगाकर कुछ बताने की जरूरत महसूस नहीं की। जब वो मैकलोड रोड पर पहुंचे तो 3 बज रहे थे। शारिक ने कार मैकलोड रोड से फूटने वाली एक गली के मोड़ पर रोक दी। उन तीनों के उतर जाने के बाद शारिक ने कार के तमाम शीशे लॉक किए और नीचे उतरकर दरवाजा लॉक कर दिया। इन सब की जेबों में पिस्तौल मौजूद थे और हर एक के पास एक फादल मैगजीन भी मौजूद था। वो चारों बातें करते उसी तरह चल रहे थे जैसे किसी दावत से वापस आ रहे हों। उन गलियों में पुलिस के टकराव का अंदेशा नहीं था। पुलिस वाले बड़ी सड़कों पर ही गश्त करते थे। अलबत्ता गलियों में प्राइवेट चौकीदार जागते रहना की आवाजें लगाते हुए घूमते रहते थे। ये चौकीदार भी खाना पूरी के लिए थे। बाद इलाकों के चौकीदार तो इस कदर बूढ़े हो चुके थे कि उनसे चला भी नहीं जाता था। लाठी वो चोरों वगैरह से मुकाबला के लिए नहीं, अपने सहारे के लिए हाथ में रखते थे। दूसरी गली में उनका सामना भी एक ऐसे चौकीदार से हो गया जो मुंह से जागते रहना की मरियल सी आवाज निकालता और लाठी टेकता हुआ आ रहा था। उन चारों को देखकर उसकी आवाज कुछ और भी कमजोर हो गई। बाबा जी, कहाँ जाना है? अंधेरे में ठोकरे खाते फिर रहे हो, हम छोड़ आए तुम्हें? नौलखे ने बूढ़े चौकीदार के करीब रुक कर कहा। ओए पुत्र, जाना कहाँ है? मैं तो इस इलाके का चौकीदार हूँ, बूढ़े ने जवाब दिया। अच्छा, नौलखा कहते हुए आगे बढ़ गया। वो शारिक की तरफ देखते हुए बोला, ये बाबा चौकीदार है, ये तो अपनी राखी नहीं कर सकता, दूसरों की राखी क्या करेगा? शारिक ने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। वो कुछ और आगे जाकर एक और गली में मुड़ गए। गोगे पहलवान का अखाड़ा उसी गली में था। उस गली में दाखिल होते ही वो मोहतात हो गए। चंद गज आगे दाईं तरफ अखाड़ा था। ये एक वसी व अरीज इहाता था जिसके सामने की दीवार खासी ऊंची थी। इहाते में आमदोर इसके लिए एक ही फाटक था। कदीम जमाने का बना हुआ लकड़ी का ये फाटक बहुत भारी और मजबूत था। पहले कभी ये फाटक रात को बंद भी कर दिया जाता होगा, लेकिन अब तो मुस्तकिल तौर पर खुला रहता था क्योंकि इसके सामने जमीन पर इतनी मिट्टी जमा हो चुकी थी कि इसे खोलना मुमकिन नहीं रहा था। शारिक ने फाटक के करीब पहुंचकर उन तीनों को रुकने का इशारा किया और खुद दबे पांव चलता हुआ आगे बढ़ गया। आते में अंधेरा था, ताम बिल्कुल आखिर में जहाँ कमरे बने हुए थे बरामदे में मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की रोशनी भी बरामदे तक ही महदूद थी। शारिक कुछ देर तक फाटक के करीब खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर उसने अपने साथियों को हाथ से इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। उसके साथ ही उसने जेब से पिस्तौल भी निकाल लिया था। फाटक से चंद गज आगे दाईं तरफ एक शेड बना हुआ था जिसके नीचे कुछ हिस्सा लकड़ी की पार्टीशन लगाकर अलग कर दिया गया था। ये वो जगह थी जहाँ कुश्ती और वर्जिश के लिए आने वाले कपड़े तब्दील किया करते थे। वो चारों शेड के नीचे आकर रुक गए और गहरी नजरों से कमरों की तरफ देखने लगे। बाईं तरफ वाले कमरों के बरामदे में चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। शारिक ने गामे को इशारा किया। वो पिस्तौल संभाले दबे कदमों बरामदे की तरफ चलने लगा। शारिक का इशारा पाकर राजू और नौलखा भी मुख्तलिफ सिमतों में बढ़ने लगे थे। शारिक कुछ देर अपनी जगह पर खड़ा रहा, फिर वो भी शेड से निकलकर दीवार के साथ साथ एक तरफ चलने लगा। दफतन एक हल्की सी चीख सुनकर वो ठिठक गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ कमर वाली इमारत की पिछली तरफ गायब हो गया था। वो शारिक के साथियों में से कोई नहीं हो सकता था। शारिक दीवार के साथ साथ तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो जल्दी उस छोटी सी इमारत के दूसरी तरफ पहुंच गया। उस तरफ एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और कमरे में बहुत हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। शारिक दबे कदमों चलता हुआ उस दरवाजे के सामने पहुंचकर रुक गया और कान लगाकर अंदर से किसी किस्म की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। उसे मायूसी नहीं हुई। उस्ताद उठो, जल्दी करो, दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। शारिक ने चलने में इंतजार किया और फिर एक जोरदार ठोकर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था। दाईं तरफ पलंग था जिस पर माजा गुजर बैठा हुआ था। साफ जाहिर हो रहा था कि उसे गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया गया है। पलंग के करीब ही एक और आदमी खड़ा था। वो भज्जा था। दरवाजा धड़ से खुलने की आवाज सुनकर माजे गुजर ने उस तरफ देखा, फिर बड़ी तेजी से तकिए की तरफ हाथ बढ़ाया। वो तकिए के नीचे रखा हुआ पिस्तौल निकालना चाहता था, लेकिन उसी लम्हे गुर्राहट की आवाज उसकी समाज से टकराई और उसका हाथ वहीं रुक गया। वो कमरे में दाखिल होने वाले शख्स की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही सीने में उसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो शारिक था।
माजे गुज्जर को बहुत अरसे से शारिक की तलाश थी। उसके लिए उसने शारिक की पार्टी के कई आदमियों को भी अजीतें दे देकर हलाक कर दिया था, मगर उनमें से किसी ने भी शारिक के बारे में कुछ नहीं बताया था। उसने अपने बाद आदमियों से यह भी कह रखा था कि शारिक जहां भी नजर आए उसे गोली मार दी जाए, और अब शारिक उसके सामने खड़ा था। शारिक के हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल का रुख उसकी तरफ था। शारिक को इस तरह अपने सामने देखकर माजे गुज्जर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। पलंग के करीब खड़े हुए फज्जे ने अपनी जगह से हरकत करने की कोशिश की, मगर शारिक गाफिल नहीं था। वो पिस्तौल का रुख उसकी तरफ करते हुए गुर्राया, अपनी जगह से हरकत मत करना वरना गोली मार दूंगा। फज्जा बेहिस हरकत हो गया। उसने कहे बगैर दोनों आदमी सर से ऊपर उठा दिए। शारिक ने आगे बढ़कर उसके जिस्म को थपथपाया और उसकी कमीज के नीचे छुपा हुआ पिस्तौल निकालकर पलंग के नीचे फेंक दिया। डर क्यों गए माजे गुज्जर? शारिक माजे गुज्जर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो मेरी तलाश थी ना, इसी चक्कर में तुम कई बेगुनाहों को भी मौत के घाट उतार चुके हो, और कल ही तुमने एक मासूम और बेगुनाह लड़के को मार मार कर अधमुआ कर दिया है। अब मैं खुद चलकर तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुम डरते क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? देखो शारिक बाबू, माजे गुज्जर ने अपनी आवाज पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि खामोशी से वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी। मेरे आदमी तुम्हारे टोटे कर देंगे। तुम्हारा एक आदमी तो यहाँ खड़ा है और बाकी भी इस वक्त मेरे आदमियों के रहमो करम पर हैं। शारिक ने जवाब दिया, और मेरे साथ 9 लखा भी है। 9 लखे को तो तुम जानते ही हो ना, तुमने उसके बहनोई नासर अली को कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी थी। उस वक्त 9 लखे को यह पता नहीं था, और फिर वो मेरे साथ कराची चला गया था। अब उसे पता चला है और वो तुम्हारा हिसाब किताब बराबर करने के लिए बड़ा बेचैन है। शारिक बाबू, माजा गुज्जर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों आपस के इख्तलाफात भुलाकर फिर से दोस्त बन जाएं? बिल्कुल हो सकता है, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो चाहता हूँ कि हम दोस्तों की तरह मिलजुल कर रहें, लेकिन मैं आदमी हूँ असूल का। दोस्ती की तजदीद से पहले पिछला हिसाब किताब बराबर हो जाए तो अच्छा है ना, ताकि किसी को कोई शिकायत ना रहे। तुम जितनी रकम चाहो ले लो शारिक बाबू, मैं तुम्हारा सारा नुकसान पूरा करने को तैयार हूँ, अभी और इसी वक्त, माजे गुज्जर ने कहा। समझदार आदमी हो, शारिक मुस्कुराया, लेकिन मैं आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का कायल हूँ। नहीं फज्जे, रुक जाओ। माजा गुज्जर फज्जे की तरफ देखकर चीखा। शारिक तेजी से घुमा और वो बड़ी आसानी से माजे गुज्जर की चाल में आ गया था। माजे ने नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया था जो 100% कामयाब रहा। इससे पहले कि शारिक पलटता, माजा गुज्जर बैठे बैठे अपनी जगह से उछला और किसी परिंदे की तरह हवा में उड़ता हुआ शारिक के ऊपर आ गिरा। शारिक लड़खड़ाकर पुश्त के बल गिरा। उसकी उंगली से टाइगर दब गया था। गोली सामने वाली दीवार में लगी। माजा गुज्जर भी शारिक के ऊपर गिरा था। उसने शारिक की नाक पर जोरदार टक्कर मारी। शारिक के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। नाक से खून बह निकला। पिस्तौल भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा था। फज्जा दीवार के करीब हाथ उठाए खड़ा था, लेकिन बजाय इसके कि वो भी मौके से फायदा उठाते हुए माजे की मदद करता और शारिक को गिरफ्त में लेने की कोशिश करता, उसने दरवाजे से बाहर छलांग लगा दी। माजा गुज्जर शारिक के सीने पर सवार था। उसने शारिक का गिरेबान पकड़कर इसकी नाक पर एक और जोरदार टक्कर मारी। शारिक जोर जोर से सर झटकने लगा। माजे ने दोनों हाथ उसके गले पर जमा दिए। तुम अपने आप को बहुत दलेर और चालाक समझते हो ना? माजा उसका नरखड़ा दबाते हुए गुर्राया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मौत ही तुम्हें यहाँ ले आई है। शारिक की सांस रुक गई। उसकी आंखें हल्कों से उबलने लगी। उसे लग रहा था कि अगर गले पर गिरफ्त ढीली ना हुई तो वो खत्म हो जाएगा। उसने माजे की कलाइयों पर हाथ जमाकर उसकी गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश की, मगर माजे की गिरफ्त बड़ी मजबूत थी। इस तरह गला छुड़ाना मुमकिन नहीं था। उसने हथेली से माजे की नाक पर जोर से वार किया और फिर वो रुके बगैर माजे की नाक पर हथेली से वार करता रहा। नतीजा खातर को निकला। उसके गले पर माजे की गिरफ्त कमजोर पड़ गई। शारिक ने दोनों टांगे समेटकर दोनों पैर माजे की टांगों में फंसाए और उसे पूरी कुव्वत से ऊपर उठा दिया। माजा उसके सर के ऊपर से कलाबाजी खाता हुआ पीछे गिरा। शारिक बड़ी फुर्ती से उठ गया और फिर उसने माजे को संभलने का मौका नहीं दिया। वो माजे के जिस्म पर ठोकरें बरसाता रहा। माजा कमरे में लौट रहा था और फिर दफादन फर्श पर पड़ा हुआ शारिक का पिस्तौल उसके हाथ में आ गया। अब अगर तुमने अपनी जगह से हरकत की तो मैं गोली मार दूंगा। गुज्जर उस पर पिस्तौल तान कर भेड़िए की तरह गुर्राया। शारिक रुक गया। माजा गुज्जर बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकोगे। माजा गुज्जर गुर्राया। अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम खत्म हो जाओगे और लाहौर की पूरी मार्केट पर मेरा कब्जा हो जाएगा। अब कोई बाई का लाल मेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा। नहीं शारिक बहू, अपनी जगह से हरकत मत करना। माजा गुज्जर उल्टे कदमों पीछे हटने लगा। पिस्तौल का रुख शारिक के सीने की तरफ था और शारिक अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा था। माजा गुज्जर दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो दरवाजे की दहलीज पर पहुंच चुका था। उसने पिस्तौल वाला हाथ आगे को निकाल लिया। दफादन माजे के पीछे तारीक बरामदे में एक एवले को देखकर शारिक चौंक गया।
तारीकी के बावजूद डेल डोल से शारिक ने उसे पहचान लिया। वो 9 लखा था। शारिक ने अपने चेहरे से किसी किस्म का इजहार नहीं होने दिया। वो अपनी जगह बेहिसू हरकत खड़ा रहा। माजिद गुज्जर के होंठों पर बड़ी शैतानी मुस्कुराहट थी। उसने पिस्तौल वाला हाथ जरा ऊपर उठाया और टाइगर दबाना ही चाह के उसे यूं लगा जैसे उसके सर पर क़यामत टूट पड़ी हो। माजिद गुज्जर के पीछे खड़े हुए 9 लखे ने पिस्तौल का दस्ता पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारा। माजिद के मुंह से हल्की सी चीख निकली। वो लड़खड़ाया, लेकिन इससे पहले कि संभल सकता 9 लखे ने उसके खून पर जोरदार लात रसीद कर दी। माजिद के मुंह से एक और चीख निकल गई। पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया और वो खुद भी लड़खड़ाता हुआ ढेर हो गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर अपना पिस्तौल उठा लिया और माजे के सर और पसलियों पर ठोकरों की बारिश कर दी। माजा गुजर हर ठोकर पर बिलबिला उठता। चुप कर जाओ माँ दिया खसमा। 9 लखा उसे एक जोरदार ठोकर मारते हुए बोला, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को खत्म कर दूंगा। माजा गुज्जर चीखा, पहले अपनी जान तो बचा। 9 लखे ने उसे एक और ठोकर मारी। इस दौरान गामा दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। भज्जा भाग गया शारिक बाबू, अब यहाँ से चलने का प्रोग्राम बनाओ, वो पुलिस को लेकर ना आ जाए। उसने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, इत्मीनान रखो, वो पुलिस के पास जाने की हमाकत नहीं कर सकता। शारिक ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, गोगा पहलवान और उसके दूसरे साथियों को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में डाल दो और इसके हाथ पैर भी बांधो, इसे तो हम साथ लेकर जाएंगे। शारिक माजे गुज्जर को पिस्तौल की जद में लिए खड़ा था। गामा और 9 लखा बाहर निकल गए। कुछ देर बाद 9 लखा लंबी सी रस्सी ले आया और माजे गुज्जर के हाथ पैर बांध दिए। कुछ ही देर बाद गामा भी आ गया। उन्हें बांधकर डाल दिया उस्ताद, उसने कहा। गुड। शारिक मुस्कुराया। इसने बेड साइड टेबल पर पड़ा हुआ चाकू उठाया और उसकी नोक से एक दीवार पर लकड़ी का पैनल उखाड़ने लगा। माजे गुज्जर का चेहरा धुआं हो गया। शारिक ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और अपनी कार्रवाई में मसरूफ रहा। थोड़ी देर बाद वो पैनल के 2 तख्ते उखाड़ने में कामयाब हो गया। उसमें से एक तख्ते के पीछे वो खुफिया खाना था जिसमें हीरोइन के चंद पैकेट छुपाए गए थे। कई और तख्तों के नीचे भी इसी किस्म के खुफिया खाने मौजूद थे। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आकर ये तमाम दीवारें और छत उधेड़ डालेगी। तुम्हारा सारा माल पुलिस के कब्जे में चला जाएगा और तुम्हारा लाहौर की मार्केट पर कब्जा करने का ख्वाब बिखर कर रह जाएगा। शारिक ने गुज्जर की तरफ देखते हुए कहा। फिर गामा और 9 लखे की तरफ देखते हुए बोला, इसे उठाकर ले चलो। मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ शारिक बाबू, ये सब कुछ ले लो, मुझे छोड़ दो, सुलह कर लो। माजे गुज्जर ने कहा, तुमसे सुलह जरूर करेंगे, लेकिन पहले पिछला हिसाब किताब। शारिक मुस्कुराया। 9 लखा और गामे ने माजे गुज्जर को उठा लिया और डंडा डोली करते हुए बाहर ले गए। अखाड़े के आते से बाहर निकले हुए शारिक की नजर सामने वाले एक मकान की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की की तरफ उठ गई। खिड़की खुली हुई थी मगर फिर बड़ी आहिस्तगी से बंद हो गई। शारिक को समझने में देर न लगी कि खिड़की में कोई खड़ा था। गलियों में चलते हुए फिर वही बूढ़ा चौकीदार मिल गया, जागते रहना की आवाज लगाता हुआ आ रहा था। अकल से काम लो बाबा, 9 लखे ने बूढ़े से कहा, अगर ये सारे लोग जागते रहें तो तुम्हारी क्या जरूरत है? ये कौन है? इसे इस तरह बांधकर क्यों उठाया हुआ है? बूढ़े ने माजे गुज्जर की तरफ देखते हुए कहा। बाबा ये हीरोइन बेचता है, इसे अस्पताल ले जा रहे हैं। 9 लखे ने जवाब दिया। इसे गंदे नाले में ले जाकर फेंक दो। मत मारी गई है इन लोगों की, जानबूझकर जहर पी रहे हैं, अपने दुश्मन आप हो रहे हैं। बूढ़े ने कहा, ठीक है बाबा जी, इसे अस्पताल नहीं ले जाते हैं, गंदे नाले में फेंक देंगे। 9 लखे ने कहा। वो आगे बढ़ गए और बूढ़ा जागते रहना की आवाज लगाता हुआ मुखालिफ सिमत में चल पड़ा। गली के मोड़ पर पहुंचकर शारिक ने सड़क पर इधर उधर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़कर कार की डिक्की खोल दी। 9 लखा और गामे ने रस्सियों से बंधे हुए माजे गुज्जर को डिक्की में ठोस दिया और ढकना बंद कर दिया। शारिक ने पहले ड्राइविंग सीट वाले दरवाजे का लॉक खोला, फिर अंदर बैठकर दरवाजे खोल दिए। गामा और राजू पिछली सीट पर बैठ गए। 9 लखा अगली सीट पर बैठ गया था और उसके साथ ही शारिक गाड़ी को हरकत में ले आया। मेरा ख्याल है ठोकर रियाज बेग वाली हवेली चलें, वहीं से कोई बात करेंगे। 9 लखे ने कहा। वहीं चल रहे हैं, शारिक ने जवाब दिया। रात का आखिरी पहर था, सड़कें सुनसान पड़ी थी, कभी कभार कोई गाड़ी नजर आ जाती। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई चुबुर्जी वाली सड़क पर आ गई। चुबुर्जी चौक से जरा पहले शारिक को चौक जाना पड़ा। एक पुलिस वाला सड़क के वस्त में खड़ा गाड़ी रोकने का इशारा कर रहा था। पहले तो शारिक के ज़हन में ख्याल आया कि साइड देकर गाड़ी को तेज रफ्तारी से निकाल ले जाए, लेकिन पुलिस वाले के हाथ में राइफल भी थी, वो फायरिंग कर सकता था। इसने कार की रफ्तार कम कर ली और करीब पहुंचकर इसे रोक लिया। उसी लम्हे एक और पुलिस वाला भी तारीकी से निकलकर सामने आ गया। शारिक ने इधर उधर देखा, सिर्फ वही 2 पुलिस वाले थे। आप लोग कौन हैं और इस वक्त कहां से आ रहे हैं? एक पुलिस वाले ने शारिक की तरफ देखते हुए पूछा। दूसरा पुलिस वाला राइफल लिए कार के सामने खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है किसी शहरी के किसी वक्त और कहीं भी आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, शारिक ने कहा। ये मेरी बात का जवाब नहीं। पुलिस वाले ने उसे घूरा। इंजन बंद करके नीचे उतर आइए आप लोग, हम गाड़ी चेक करेंगे। क्यों संतरी बादशाह, किस्सा क्या है? शारिक बोला। रिवाज गार्डन में डकैती की वारदात हुई है,
वो बहुत कुछ लूट कर ले गए हैं। आप लोग नीचे उतर आइए। संतरी के लहजे में जरा सख्ती थी। हम तुम्हें चोर या डाकू नजर आते हैं संतरी बादशाह, शारिक बोला। आप लोग नीचे उतर आए। संतरी ने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। शारिक ने कनखियों से नौलखा की तरफ देखा और फिर इंजन बंद करके नीचे उतर आया। नौलखा और गामा वगैरह भी नीचे आ गए। उन्होंने कार के दरवाजे खुले छोड़ दिए। वही पुलिस वाला जो शारिक से बातें कर रहा था आगे झुककर कार की तलाशी लेने लगा। नौलखा दूसरे पुलिस वाले के करीब जा खड़ा हुआ। पुलिस वाले ने राइफल ऊपर कर ली। दूसरा पुलिस वाला कार में झुका सीटों के सामने फुट बैठ पर इधर उधर झांक रहा था कि पिछली सीट के पीछे से दब दब की आवाजें सुनकर चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। आवाज सीट के पीछे डिक्की की तरफ से आ रही थी। पुलिस वाला एकदम सीधा हो गया। डिक्की में क्या है? उसने शारिक को घूरा। कुर्बानी का बकरा है संतरी बादशाह, नौलखे ने अपनी जगह पर खड़े खड़े कहा। डिक्की खोली तो भाग जाएगा, तुम इसे रहने दो और अपना काम करो। मैं कहता हूँ डिक्की खोलो। पुलिस वाले ने राइफल तान ली। शारिक ने कंधे उचका दिए, लेकिन डिक्की तो बहरहाल उसे खोलना ही पड़ी। डिक्की जैसे ही खुली, एक आदमी को बंधे पड़े देखकर पुलिस वाला उछल पड़ा। ये कौन है? बाहर निकालो इसे। पुलिस वाला दाड़ा। माजा गुजर डिक्की में पड़ा हुआ था। उसके मुंह में भी कपड़ा ठुंसा हुआ था। वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन गाड़ी रुकने के बाद बातों की आवाज सुनकर उसने डिक्की में मचलना शुरू कर दिया था। इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। डिक्की खुलते उसने पुलिस वाले को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। शारिक का इशारा पाकर गामे और राजू ने उसे डिक्की से निकालकर सड़क पर पटक दिया। कौन है ये और तुम लोग कौन हो? पुलिस वाले ने लहजे को बारूद बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। कुर्बानी का बकरा है यार, पहले भी तुम्हें बताया था, नौलखे ने कहा। उमरदीन, पुलिस वाले ने अपने साथी को आवाज लगाई। ये लोग कोई वारदातिये लगते हैं, होशियार रहना। ये हमारा दोस्त है, हीरोइन का नशा कर रखा है, इसलिए हमने इसे बांध कर डाल रखा है, शारिक ने कहा। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो बाईं तरफ वाली सड़क पर बहुत दूर एक गाड़ी के हेडलैम्प्स दिखाई दिए। वो गाड़ी इसी तरफ आ रही थी। सूरत खासी तशवीशनाक थी। इस बात का भी इम्कान था कि वो गाड़ी पुलिस की हो। ऐसी सूरत में ये लोग फंस सकते थे। इसने नौलखे की तरफ देखते हुए मखसूस इशारा किया और वो करीब खड़े हुए कांस्टेबल की तरफ मुतवज्जो हो गया। संतरी बादशाह, वो उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला। तुम तो बिला वजह हम पर शक कर रहे हो, हम तो शरीफ लोग हैं। और उसने अचानक ही संतरी बादशाह की राइफल पर हाथ डाल दिया। उसके साथ ही उसकी पिंडली पर ठोकर भी रसीद कर दी। दूसरी तरफ नौलखा भी ऐसी कार्रवाई कर चुका था। मुताद होने के बावजूद दोनों पुलिस वाले मार खा गए। उनकी राइफलें अब शारिक और नौलखा के कब्जे में थी। वो गाड़ी के करीब पहुंच गए। फिर दफदन फिजा सायरन की आवाज से गूंज उठी थी। शारिक का शुबा दुरुस्त निकला, वो पुलिस की गाड़ी थी। पुलिस वालों ने गालिबन उसे दूरी से सफेद कार और उन लोगों को देख लिया था। सायरन बजाने का मकसद गालिबन ये था कि वो चौक पर ड्यूटी पर खड़े हुए कांस्टेबलों को अपनी आमद की इतला देना चाहते थे। गामे, राजू, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, शारिक चीखा। नौलखे ने दोनों कांस्टेबलों को राइफल की जद पर ले लिया। शारिक ने फुर्ती से ड्राइविंग सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट कर दिया। उसने कांस्टेबल की छीनी हुई राइफल पीछे गामे के हवाले कर दी थी। नौलखा भी कार की तरफ दौड़ा। वो पूरी तरह बैठ भी नहीं पाया था कि शारिक ने गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। नौलखा गिरते गिरते बचा। शारिक ने गाड़ी समनाबाद मोड़ की तरफ दौड़ा दी। ओए नौलखे, राजू बोला, तुम्हारा कुर्बानी का बकरा तो वहीं रह गया। रहने दो कम वक्त को, पुलिस वालों के काम आएगा, नौलखे ने जवाब दिया। नौलखे ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस की गाड़ी एक लम्हे को चौक पर उन पुलिस वालों के करीब रुकी और फिर तेज रफ्तारी से इनके पीछे आने लगी। शारिक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों गाड़ियों में फासला काफी था। कोई भी गाड़ी फायरिंग की रेंज में नहीं थी, लेकिन पुलिस की गाड़ी से फायरिंग शुरू हो गई थी। पिछली सीट पर बैठे हुए गामे ने भी राइफल खिड़की से निकालकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। समनाबाद मोड़ से शारिक ने गाड़ी बाईं तरफ मोड़ दी। उसके कुछ ही देर बाद पुलिस की गाड़ी भी इस तरफ मुड़ी थी। फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। गामे की राइफल का मैगजीन खाली हो गया। उसने राइफल खिड़की से बाहर फेंक दी और नौलखे से दूसरी राइफल ले ली और दोबारा फायरिंग करने लगा। इनकी फायरिंग का मकसद पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, वो तो उन्हें अपने से दूर रखना चाहते थे। शारिक ने गाड़ी एक गली में मोड़ ली और फिर गलियों में खोता हुआ वो बहुत दूर निकल गया। पुलिस की गाड़ी का अब कोई पता नहीं था। गामे ने दूसरी राइफल भी सड़क पर फेंक दी और सीट पर सीधा होकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मुख्तलिफ गलियों और सड़कों पर घूमने के बाद शारिक फेरोजपुर रोड पर निकल आया और अचरा मोड़ से उसने गाड़ी लामा इकबाल टाउन की तरफ जाने वाली सड़क पर मोड़ दी। कार जब कोठी के सामने रुकी तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। शारिक ने हॉर्न बजाया तो कुछ ही देर बाद खादिम ने दरवाजा खोल दिया। वो लोग हाल कमरे में ही ठहर गए। शारिक भी ऊपर अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं सोफे पर लेट गया और कुछ देर तक वो इस नई सूरत पर तबादला ख्याल करते रहे और फिर ऊँघते हुए नींद की आगोश में पहुंच गए। समीना के लिए कोई काम नहीं था, वो घर में कैद होकर रह गई थी।
बोरियत हद से बढ़ गई थी। वो चंद रोज कराची में रह रही थी तो आजादी से घूम फिर तो सकती थी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही कैद होकर रह गई। लेकिन बिलाकर उसने घर से निकलने का फैसला कर ही लिया। वो लोग नाश्ता वगैरह से फारिग हुए तो 10 बज रहे थे। नाश्ता करने के बाद समीना अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके लिबास तब्दील करने लगी। इस मर्तबा उसने ढंग का लिबास पहना था। हल्के नीले रंग का सूट उस पर खूब सज रहा था। तैयार होने के बाद उसने अपना सूटकेस खोला और वो चीजें निकालकर प्लास्टिक के एक थैले में रखने लगी जो उसने कराची से रदिया के लिए खरीदी थी। 3-4 सूट पीस और कुछ ऐसी ही चीजें थी। फिर कुछ सोचकर उसने जेवर का वो सेट और सूट पीस भी थैले में रख लिए जो मस्कत से रवाना होते वक्त मुल्ला बशीर पंजगोरी ने उसे तोहफे के तौर पर भिजवाए थे। वो सूटकेस बंद करके थैले में रखती हुई चीजों को चेक कर रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक की आवाज उभरी। जाहिर है शारिक के अलावा कौन हो सकता था। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। वो शारिक ही था। समीना को कहीं जाने के लिए तैयार देखकर वो चौंक गया। कहीं जा रही हो क्या? शारिक ने उसे सरतापा देखते हुए कहा। हाँ, समीना ने जवाब दिया। बेजारी की हद तक बोरियत हो रही है। मैं रदिया के यहाँ जा रही हूँ। रदिया के यहाँ? शारिक चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, रदिया तुम्हें बहुत याद आ रही है। अक्सर तुम उसका जिक्र करती हो। हालांकि कराची जाने से पहले उससे तुम्हारी सिर्फ एक ही मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। पता नहीं क्या बात है, समीना ने कहा। रदिया और माँ जी से वो पहली मुलाकात मेरे दिल में कुछ अजीब सा एहसास जगा गई है। मैं एक लम्हे को भी उन्हें फरामोश नहीं कर सकी। उनसे मुलाकात में अजीब सी चाहत और अपनाइयत का एहसास हुआ था। उसकी वजह शायद ये है कि मेरे अपने मुझसे दूर हो चुके हैं। मैं रदिया और माँ जी के पास जाना चाहती हूँ। 2-4 दिन उनके पास रहूंगी। शारिक चंद में अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। फिर बोला, ठीक है, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। चंद मिनट रुक जाओ, मैं तैयार हूँ। शारिक समीना के कमरे से निकलकर अपने कमरे में चला गया। समीना ने एक बार फिर सूटकेस खोल लिया और अपने चंद जोड़े निकालकर दूसरे थैले में रखने लगी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आ गई। उसके चंद ही मिनट बाद शारिक भी आ गया। गामे, तुम चलो हमारे साथ। शारिक ने गामे को इशारा किया और फिर नौलखा से बातें करने लगा। 4 मिनट बाद उनकी गाड़ी कोठी से बाहर निकल रही थी। समीना अगली सीट पर बैठी थी और गामा पिछली सीट पर। कार मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई बैकलोड रोड पर आ गई और बिलाकर शारिक ने कार लाहौर के होटल के सामने रोक दी। तुम यहाँ उतर जाओ गामे। शारिक ने गामे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें मालूम करना है कि रात को हमारे यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ था और माजा गुज्जर कहाँ है। मैं शाम को घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन तुम होशियार रहना। ऐसा ना हो कि तुम फिर डर लिए जाओ। इत्मीनान रखो शारिक बाबू। गामे ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, अब मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। गामे के उतरने के बाद शारिक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो अगर चाहता तो अचरे से दूसरी तरफ से होता हुआ गुलबर्ग नहर की तरफ निकल सकता था, मगर गामे की वजह से उसे इतना तवील चक्कर काटना पड़ा। अब वो रेलवे स्टेशन के करीब होकर गड़ी शाहू की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गया और फिर गड़ी शाहू के पुल पर से होता हुआ जीटी रोड पर आ गया। उसके बाद घर पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। कॉल बेल समीना ने बजाई थी। शारिक इस वक्त कार ही में बैठा शीशे वगैरह चढ़ा रहा था। कॉल बेल के जवाब में दरवाजा शाहिद ने खोला। उसने पहले अजीब सी नजरों से समीना की तरफ देखा जो उसे एक तरफ हटाते हुए अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। शायद गालिबन समीना को पहचान नहीं सका था, लेकिन फिर शारिक को कार से उतरते देखकर वो एकदम दरवाजे से हट गया और एक कमरे की तरफ रुख करके चीखा,